हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूं एक महा मैराथन क्लास जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की रहने वाली है। इस क्लास के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और इसके अंदर जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले 80 से 90% तक आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। बस क्लास को शेयर कर दीजिए, चाहे आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है या आपके जो विद्यार्थी है या कोई भी आपके मित्र लोग हैं, उन सबको क्लास शेयर करें, लेकिन लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से, आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और आपके लिए हम अच्छा कंटेंट तैयार करके लाते हैं। तो जिसको भी क्लास देखने के बाद पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल या जो व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर दे रखी होगी, आप वहां से चैनल ज्वाइन करें। आपके लिए वहां से हर अपडेट्स और आपके लिए पेपर्स आते रहेंगे। सभी व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है, आपके लिए हर क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। बस क्लास को बीच में छोड़े नहीं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर रहने वाला है भारत का इतिहास 1740 से 1956 तक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए और अंग्रेजों को सफलता मिलने के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको उत्तर देखते हैं। तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन यानी 15वीं से 18वीं शताब्दी के समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा अंग्रेजों की सफलता के कारण भारतीय आधुनिक इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, इसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी अगर बात करें तो सबसे पहला इसका पहला पॉइंट आने वाला है, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मुगल साम्राज्य का पतन, यानी किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का अंत होता है, किस प्रकार से अंग्रेजों का आगमन होता है, उस प्रकार से हम पॉइंट को देखने वाले हैं। तो यूरोपीय शक्तियों विशेष थे जिसके अंदर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज के आगमन के समय भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर को पार कर चुका था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद, यानी जो पुर्तगाली है, डच है, चाहे फ्रांसीसी, अंग्रेज, कोई भी जो अंग्रेजी हमारे यूरोपीय शक्तियां आगमन हुई थी वो कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 के बाद हुई थी। इसके अंदर आपको क्या पॉइंट देखने, एक तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, उत्तराधिकारी के बढ़ते संघर्ष बढ़े और प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। दूसरा पॉइंट आने वाला है इसके अंदर राजनीतिक विघटन और क्षेत्रीय शक्तियां। तो 18वीं शताब्दी में भारत अनेक क्षेत्रीय राज्यों में बट गया, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद और मराठा शक्ति, मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान। यानी मैसूर में कौन थे प्रमुख? एक तो हैदर अली और एक टीपू सुल्तान, जबकि सिख शक्ति के अंदर पंजाब राज्य प्रमुख था। फिर इन राज्यों में आपसी संघर्ष हुए, स्तर नीति का अभाव और एकता की कमी थी। क्या थी? एकता की कमी थी, जिसका लाभ यूरोपीय शक्तियों ने उठाया था। किसने उठाया था विद्यार्थियों? यूरोपीय शक्तियों ने उठाया था। फिर बात करने वाले सैन्य कमजोरी और आधुनिकता का अभाव। सैन्य कमजोरी और आधुनिकता का अभाव। क्लास को अच्छे से देखते रहिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा अच्छे से। अगर आपने एक एक पॉइंट याद कर लिया तो आपकी परीक्षा के अंदर पिछले वर्ष की तरह, यानी जिस प्रकार से आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अच्छे अंक मिले थे, उसी प्रकार हम भी इस प्रकार प्रयास करेंगे। तो सैन्य कमजोरी और आधुनिकता, भारतीय सेवाएं पारंपरिक हथियारों पर निर्भर थी, आधुनिक तोपखाना, संगठित सेना और अनुशासन का अभाव था। किसका अनुशासन था? अनुशासन का अभाव था। यूरोपीय सेनाएं आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस थी। दूसरा पॉइंट इसका, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति। तो पहला पॉइंट इसके अंदर, एक तो समृद्ध अर्थव्यवस्था। यूरोपीय आगमन के समय भारत विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। दूसरा, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार अत्यंत विकसित थे। फिर आते हैं भारत के प्रमुख निर्यात। तो भारत के अगर प्रमुख निर्यात की बात करें तो सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, अफीम, बहुमूल्य पत्र इसमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर आपको एक तो कृषि मुख्य व्यवसाय था, भूमि उपजाऊ थी और ग्राम स्वायत्त इकाइयों के रूप में संगठित देखने को मिलती है। फिर आता है अगला गे पॉइंट, व्यापारिक पूंजीवाद का अभाव, यानी व्यापारिक पूंजीवाद की कमी कैसे? तो भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ था। व्यापार मुख्यतः पारंपरिक ढांचे पर आधारित था और यूरोपीय कंपनियां आधुनिक पूंजीवादी ढांचे के साथ आई थी।
अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अंग्रेजों को सफलता मिलने के प्रमुख कारण क्या थे? तो क्या कारण थे? पहला पॉइंट है इसके अंदर भारतीय शासकों की आपसी फूट, यानी जो भारत के जो राजा शासक थे उनके अंदर आपस में अंदर फूट थी, यानी आपस में द्वेष भावना थी, आपस के अंदर लड़ते थे, यानी भारतीय शासक एक दूसरे के विरोधी थे, चाहे वो मराठा हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे कोई भी शासक है गुहिल वंश के, सब क्या करते थे? आपस में विरोधी थे, एक दूसरे से फूट करते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। फिर प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्ध इसका उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आपको छोटे वाले भी क्वेश्चन साथ साथ में याद करने, जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 के अंदर। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। फिर आती है दूसरा पॉइंट इसके अंदर, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति। इसके अंदर आपको आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित होने सेना, नियमित वेतन और अनुशासन, नौसेना की मजबूती, जिससे समुद्री व्यापार पर नियंत्रण देखने को मिलता है। अगला तीसरा पॉइंट आपके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठित ढांचा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठित ढांचा, अंग्रेज एक निजी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए। कंपनी को ब्रिटिश सरकार का संरक्षण प्राप्त था। क्या था? कंपनी को ब्रिटिश सरकार का संरक्षण प्राप्त था। व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक और सैनिक शक्ति का भी विकास देखने को मिलता है। अगला चौथा पॉइंट आपके लिए विद्यार्थियों, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के अंदर एक तो भारत से अपार धन की निकासी होती है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। बंगाल की दीवानी 1765 से स्थायी आय का स्रोत देखने को मिलता है। आर्थिक शक्ति से सेना और प्रशासन को मजबूत किया गया था। फिर अगला जो पांचवा पॉइंट है, कूटनीतिक चालाकी। इसके अंदर आपको सहायक संधि, चाहे लॉर्ड वेलेजली की हो, फिर सब्सिडियर अलायंस द्वारा भारतीय राज्यों को आश्रित बनाना। किसको बनाना? भारतीय राज्यों को आश्रित बनाना। भारतीय दरबारों में षड्यंत्र और रिश्वत देना, यह सब इसके अंदर देखने को मिलता है। छठा पॉइंट है भारतीय समाज की कमजोरियां। तो जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। अंग्रेजों को कई वर्गों का सहयोग मिला। अंग्रेजों को क्या मिलता है? कई वर्गों का सहयोग मिलता है। अगला सातवां पॉइंट आपके लिए विद्यार्थियों, तकनीकी और बौद्धिक श्रेष्ठता। तकनीकी और बौद्धिक श्रेष्ठता, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रशासनिक ज्ञान, छापाखाना, बेहतर संचार व्यवस्था, कानूनी और न्यायिक प्रणाली का विकास करना इसके अंदर आता है। फिर हम इस प्रश्न का निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत आर्थिक रूप से समृद्ध किंतु राजनीतिक रूप से क्या था? कमजोर था। मुगल साम्राज्य के पतन, क्षेत्रीय विघटन, सैन्य पिछड़ेपन और आपसी संघर्षों ने अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। अंग्रेजों ने अपनी संगठित शक्ति, कूटनीति, सैन्य श्रेष्ठता और आर्थिक संसाधनों के बल पर धीरे धीरे भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों की सफलता केवल उनकी शक्ति का परिणाम नहीं थी, बल्कि भारतीय सामाजिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कमजोरियां भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी थी। ये था विद्यार्थियों आज का पहला क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइए और क्लास को जोरदार तरीके से लाइक करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच सके। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लासी 1757, बक्सर 1764 के युद्धों का ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में क्या महत्व था? दोनों युद्धों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करिए। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार ओनली फॉर हमारे YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर के माध्यम से तैयार करवाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी का एकमात्र ऐसा चैनल जिसके माध्यम से आपके परीक्षा के अंदर अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 70 से 80% तक क्वेश्चन कवर होते हैं और आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो 18वीं सदी के मध्य में भारत एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद जटिल स्थिति में था। मुगल साम्राज्य अपने पतन के दौर में था और प्रांतीय शासक और नवाब अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की शुरुआत दो प्रमुख युद्धों, एक तो प्लासी जो कि 1757 और बक्सर 1764 के मध्य में से हुई थी। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में निर्णायक साबित हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध। अब सबसे पहले हम प्लासी का युद्ध को वर्णन करेंगे। तो प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बंगाल का जो नवाब सुजाउद्दौला था, उनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कब होता है विद्यार्थियों? 1757 में होता है। इस समय बंगाल में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता व्याप्ति। सुजाउद्दौला ने फ्रांसीसी सहयोग से ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी और कंपनी ने अपने प्रमुख कारागार
फोर्ट विलियम कोलकाता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापार में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। युद्ध का विवरण, अगर युद्ध के विवरण की बात करें तो युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी के पास हुआ था। याद कर लेना युद्ध कहां पर हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी के पास हुआ। रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में कंपनी की सेना और सुजाउद्दौला की सेना आपने सामने देखने को मिलती है। युद्ध के दौरान बंगाल के एक प्रभावशाली सामंत मीर जाफर ने नवाब का साथ छोड़कर ब्रिटिशों के पक्ष में खड़ा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल की नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और ब्रिटिश सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इसके अगर महत्व की बात करें तो बंगाल का ब्रिटिश नियंत्रण की नींव रखी जाती है। सुजाउद्दौला को सत्ता में बनाए रखा गया, लेकिन मीर जाफर को नवाब बनाया गया, जिससे कंपनी ने प्रशासन और कर प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर कंपनी को बंगाल का स्थायी राजस्व दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे उसे भारी धन संपत्ति का स्रोत मिला। इस युद्ध ब्रिटिशों को भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम देखने को मिलता है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला विद्यार्थियों, ये भी आपको याद करना जरूरी है। तो ब्रिटिशों ने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किए, फ्रांसीसी का प्रभाव बंगाल में कम हो गया और भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीतिक कमजोरियों का फायदा ब्रिटिशों ने उठाया। फिर अगला जो युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उत्तर भारत के प्रमुख शासकों अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। मीर कासिम ने पहले ब्रिटिशों के साथ व्यापारिक और प्रशासनिक समझौते किए, लेकिन बाद में उनका विरोध शुरू हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक और कराधान अधिकारों को सीमित करना था। क्या था? व्यापारों को सीमित करना था। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां से ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर प्रकार से यहाँ से मदद मिलेगी और आपके लिए 100% उपयोगी रहने वाला है। फिर बात करते हैं युद्ध का विवरण। तो ये जो युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कंपनी की सेना के नेतृत्व में फोर्ट विलियम के रॉबर्ट क्लाइव और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त भारतीय सेनाओं का मुकाबला किया था। युद्ध निर्णायक रूप से ब्रिटिशों के पक्ष में समाप्त हुआ। इसके अगर महत्व की बात करें तो कंपनी को उत्तर भारत में राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व प्राप्त हुआ। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्थायी कराधान दीवानी देने का अधिकार स्वीकार किया। मीर कासिम का प्रभाव समाप्त हुआ और ब्रिटिश प्रशासनिक और व्यापारिक नियंत्रण पूर्णतः मजबूत हो गया था। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तर भारत में विस्तार का निर्णायक मोड़ साबित देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगर बक्सर के युद्ध के परिणाम की, तो कंपनी ने अपनी सेना और प्रशासनिक शक्ति का भारत में पूर्ण रूप से विस्तार किया। अवध और बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। भारतीय शासकों का राजनीतिक और सैन्य प्रभाव कम हुआ। ब्रिटिशों के पास भारी राजस्व और संसाधनों का नियंत्रण भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन की। तो तुलनात्मक अध्ययन अगर बात करें तो प्रमुख प्रतिपक्षी कौन थे? प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला और मीर जाफर थे, जबकि बक्सर के युद्ध की बात करें तो अवध का नवाब और मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। युद्ध का कारण क्या था? तो प्लासी का था व्यापारिक नियंत्रण और बंगाल में सत्ता हस्तक्षेप करना, जबकि बक्सर के युद्ध की बात करें तो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों का विवाद होना। उत्तर भारत में इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। फिर ब्रिटिश रणनीतियों की अगर बात करें तो मीर जाफर का सहयोग, राजनीतिक साजिश और सैन्य श्रेष्ठता, जबकि उसके अंदर बक्सर की बात करें तो संयुक्त भारतीय सेनाओं के खिलाफ निर्णायक सैन्य शक्ति देखने को मिलती है। नतीजा, बंगाल में ब्रिटिश राजस्व और राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखना, जबकि उत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी विस्तार, कराधान अधिकार हो गया। राजनीतिक महत्व है, कंपनी ने आंतरिक कमजोरियों पर लाभ किया, जबकि उसने सैन्य प्रभुत्व स्थापित किया। आर्थिक महत्व भी, बंगाल से राजस्व प्राप्त हुआ और बड़े जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, उस पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। निष्कर्ष की अगर बात करें तो प्लासी और बक्सर के युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता विस्तार के दो निर्णायक पड़ाव थे। प्लासी युद्ध ने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व की नींव प्रदान की, जबकि बक्सर युद्ध ने उत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण विस्तार और नियंत्रण को सुनिश्चित किया। दोनों युद्धों में ब्रिटिशों ने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरताओं और विभाजन का कुशल उपयोग किया था। इन युद्धों ने भारतीय राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। पहले स्थानीय नवाबों और सामंतों का प्रभुत्व था, लेकिन युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया था। परिणाम स्वरूप भारत धीरे धीरे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दिशा में अग्रसर हुआ था। संक्षेप में अगर बात करें तो प्लासी
और बक्सर के युद्ध ब्रिटिश सत्ता विस्तार की नींव थे। क्या थे? नींव थे। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपका पूरा क्लियर है क्वेश्चन। यानी पलासी और बक्सर युद्ध ब्रिटिश सत्ता विस्तार की नींव और उसकी मजबूती के प्रतीक हैं। पलासी ने स्थापना की जबकि बक्सर ने स्थायित्व और विस्तार सुनिश्चित किया। इस प्रकार ये युद्ध भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। क्वेश्चन कई बार हुआ है कि युद्ध कौन से युद्ध भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए? पलासी का और बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? पलासी और बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है, 1772 और 73 के प्रशासनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इन परिवर्तनों ने ब्रिटिश शासन की नींव को कैसे मजबूत किया? ये क्वेश्चन है। आपने अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिसने भी अभी तक पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको हर अपडेट्स पीडीएफ के लिए मैसेज आप कर सकते हैं वहां से। बस क्वेश्चन का लुत्फ उठाते रहिए और क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। अगर हो सकता है आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन और छोटे बड़े सारे इस क्लास के अंदर कवर होंगे और आपको यहां से पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 3, 1772 से ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। बात करते हैं उत्तर की। तो 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को केवल व्यापारिक संगठन से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर लिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सत्ता पर कब्जा करने के बाद कंपनी को शासकीय और न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसी कड़ी में 1772-73 में प्रशासनिक सुधारों को लागू किया गया और ये सुधार ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत करने और भारत में उनकी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए किए गए थे। अब बात करते हैं 1772 से 73 के प्रशासनिक कारणों का विवरण क्या है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर विधानिक सुधार, यानी वारेन हेस्टिंग्स की पहल क्या थी? तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में प्रशासनिक सुधार लागू किया। क्या लागू किया था? बंगाल में प्रशासनिक सुधार लागू किया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वित्तीय और न्यायिक प्रशासन को सुधारने का प्रयास किया गया। राजस्व प्रशासन में सुधार, इसके अंदर पहला आता है राजस्व प्रशासन में सुधार, यानी हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए एक नए उपाय अपनाए। उन्होंने जमींदारों और अधिकारियों की अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमित लेखा प्रणाली लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि कर संग्रह में भ्रष्टाचार कम हो, राज्य को स्तर आय प्राप्त हो। न्यायिक प्रशासन में सुधार, तो न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए हेस्टिंग्स ने न्यायाधीशों और दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि न्यायाधीशों का चुनाव योग्य और जिम्मेदार अधिकारी हो। इस सुधार से स्थानीय प्रशासन की अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई। और दूसरा पॉइंट आता है 1772 का प्रशासनिक सुधार योजना। कौन सा आता है? 1772 का प्रशासनिक सुधार योजना, यानी इस वर्ष हेस्टिंग्स ने बंगाल के प्रशासन को 3 मुख्य विभागों में बांट दिया। पहला सिविल विभाग, दूसरा न्यायिक विभाग, तीसरा सैनिक विभाग। यानी एक तो सिविल विभाग बना दिया, दूसरा न्यायिक विभाग और तीसरा सैनिक विभाग बना दिया। फिर तीसरा पॉइंट है, इस प्रणाली का उद्देश्य था कि प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। चौथा पॉइंट है वित्तीय सुधार, यानी फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो हेस्टिंग्स ने कंपनी के कर्मचारियों की वेतन प्रणाली सुधारने का प्रयास किया। कौन सा? वेतन प्रणाली सुधारने का प्रयास किया था। अधिकारियों को नियमित वेतन देने की नीति अपनाएगी ताकि वे कर संग्रह या अन्य मामलों में भ्रष्टाचार न कर सके। फिर इसके अलावा अल्प मात्रा में आयात निर्यात कर और व्यापारिक करों की नियमित जांच शुरू की गई। इस कदम कंपनी को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कराने के लिए कर था। फिर 5वां पॉइंट है भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण। तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण कैसे? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समीक्षा और निगरानी प्रणाली लागू की थी। कौन सी लागू की थी? समीक्षा और निगरानी प्रणाली लागू की थी। क्वेश्चन कई बार आता है, वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रणाली लागू की थी? तो समीक्षा और निगरानी प्रणाली। अधिकारियों द्वारा कर संग्रह और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए विशेष जांचकर्ता नियुक्त किए गए थे। फिर इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था की गई, जिससे प्रशासनिक अनुशासन में सुधार हुआ था। फिर आपके लिए छठा पॉइंट है कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार। इसके अंदर आपको क्या देखने? 3 पॉइंट देखने। कानून और न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश शासन ने दीवानी यानी सिविल और फौजदारी न्यायपालिका को अलग किया। स्थानीय कानूनों रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक निर्णय लेने की व्यवस्था की गई थी। न्यायिक सुधार से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा और ब्रिटिश सत्ता की वेता स्थापित हो गई थी।
फिर इन परिवर्तनों के महत्व और ब्रिटिश सत्ता पर प्रभाव कैसे, तो पहला पॉइंट इसके अंदर सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण यानी 1772-73 के सुधारों ने ब्रिटिश शासन के प्रशासन को केंद्रीकृत किया और स्थानीय राजाओं जमींदारों की सत्ता पर नियंत्रण बढ़ा और कंपनी के अधिकारी सीधे प्रशासनिक निर्णय लेने लगे थे। दूसरा पॉइंट है आर्थिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण। तो आर्थिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण कैसे, तो राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रशासन की सुव्यवस्था ने कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत की। नियमित कर संग्रह ने ब्रिटिश राज्य को स्थायी आय मिली, जिससे सेना और प्रशासन पर खर्च करना आसान हुआ था। तीसरा पॉइंट है न्यायिक और प्रशासनिक वैधता, यानी न्यायिक सुधारों ने स्थानीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन की वैधता स्थापित की। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था के सुधार से प्रशासन में स्थायित्व आया। फिर चौथा पॉइंट है भविष्य के प्रशासनिक ढांचे की नींव। तो वारेन हेस्टिंग्स के ये उपाय भविष्य में 1784 का रिजोल्यूशन और 1793 का राज्य प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले सिद्ध हुए थे। इसने ब्रिटिश शासन को केवल आर्थिक संगठन से राजनीतिक शक्ति में बदलने की नींव रखी। पांचवा पॉइंट है स्थायी ब्रिटिश उपनिवेश सत्ता की स्थापना करना। तो प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को स्थानीय विरोध और विद्रोह के बावजूद बनाए रखना आसान था। इन सुधारों ने कंपनी को संगठित और नियंत्रित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, जो बाद में भारत में औपनिवेशिक शासन की आधारशिला बना था। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो 1772-73 के प्रशासनिक सुधार केवल कार्यालयीन सुधार नहीं थे, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थायी और संगठित बनाने का आधार तैयार किया था। हेस्टिंग्स के नेतृत्व में लागू किए गए ये सुधार पहला है राजस्व और वित्तीय प्रणाली को सुस्थित करना, दूसरा न्यायिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, तीसरा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण करना और ब्रिटिश सत्ता के केंद्रीकरण और वैधता को सुनिश्चित करना। इन सभी उपायों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संगठन से एक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति में बदल दिया, जिसकी नींव पर भविष्य में कभी शासन ने पूरे भारत के उपनिवेशी सत्ता तंत्र का निर्माण किया। इस प्रकार 1772-73 के प्रशासनिक परिवर्तन ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत करने में निर्णायक साबित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए चौथा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैसूर, पंजाब एवं अवध के अंग्रेजों के साथ संघर्ष का वर्णन कीजिए तथा ब्रिटिश साम्राज्य में उनके विलय के कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंचाते रहिए। जिसने भी अभी तक कंजूसी की है, लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दें, थम्स अप कर दें और आप कमेंट के अंदर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। बस क्लास में निरस्ता नहीं ले, ध्यान से सुनेंगे और आपके ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने एक बार भी देख ली, अच्छे से उसको कवर कर लिया, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला और आप अच्छे से लिख कर आओगे। तो मैसूर का संघर्ष भारत में अंग्रेजों और स्थानीय शासकों के बीच प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैसूर दक्षिण भारत में सशक्त साम्राज्य था, जिसके शासक हैदर अली 1761 से 1782 और उनके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी के थे। मैसूर का भौगोलिक और सैन्य स्थिति दोनों ही अंग्रेजों के लिए चुनौतीपूर्ण था। हैदर अली ने 1766 से 1790 के दौरान अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध मैसूर युद्ध लड़े थे। क्या लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। अब बात करते हैं पहला और दूसरा मैसूर युद्ध। तो पहला और दूसरा मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक और 1780 से 1784, यानी हैदर अली और उनके पुत्र टीपू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का विरोध किया। इसके युद्ध में मैसूर ने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन ये युद्ध संघर्ष आंशिक रूप से समाप्त हुआ। दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर हमला किया और कर्नाटक में अंग्रेजों की गंभीर क्षति पहुंचाई थी। तीसरा और चौथा मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से लेकर 1799 के मध्य लड़े गए। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन किया, यानी उनके साथ मिलकर टीपू सुल्तान की शक्ति क्या हो गई थी? धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी? धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। चौथे युद्ध 1799 में अंग्रेजों और उसके सहयोगियों ने सुल्तान के राजधानी सरिंगपेट पर हमला किया। किस पर किया था? सरिंगपेट पर हमला किया। टीपू सुल्तान वीरता से लड़े, लेकिन युद्ध में मारे गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। अब विलय के कारण की अगर बात करें तो विलय के कारणों के अंदर सबसे पहला, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बावजूद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और गठबंधन नीति मराठा और निजाम के साथ निर्णायक रही थी। मैसूर की आंतरिक अस्थिरता और टीपू की निरंतर युद्ध नीति ने राजस्थानीय समर्थन को कमजोर किया। अंग्रेजों का लक्ष्य दक्षिण भारत में व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित
करना था, जिसे मैसूर पर विजय के बाद हासिल किया गया था। फिर दूसरा आता है पंजाब का संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। तो पंजाब का संघर्ष मुख्य रूप से सिख शासकों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह 1799 से 1839 ने की थी। उनके शासनकाल में पंजाब एक शक्तिशाली और संगठित राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध बनाए रखा, परंतु उनके निधन 1839 के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। पहला आता है अंग्रेज सिख युद्ध। सबसे पहला पॉइंट है अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 1846, तो 1848 और 1849। तो रणजीत सिंह के बाद शासकों के बीच संघर्ष और प्रशासनिक अस्थिरता ने अंग्रेजों को अवसर दिया। पहला अंग्रेज सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 के मध्य होता है, अंग्रेजों ने फतेहपुर सिखों को हराया, लेकिन शांति समझौते के माध्यम से कुछ सीमाओं का संरक्षण हो गया था। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849, जिसके अंदर अंग्रेजों ने पूर्ण विजय हासिल की। इस युद्ध पंजाब के अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का कारण बन गया था। अब बात करते हैं विलय के प्रमुख कारण कौन से थे। तो पंजाब में आंतरिक राजनीतिक संघर्ष और गद्दी संघर्ष ने अंग्रेजों के लिए अवसर पैदा किए। अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य तकनीक और रणनीति, विशेषकर आर्टिलरी और युद्ध क्लेश में श्रेष्ठता निर्णायक साबित हुई थी। अंग्रेजों का रणनीतिक लक्ष्य उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा और अफगानिस्तान के मार्ग पर नियंत्रण था। पंजाब के विलय के लक्ष्य पूरा हुआ। अवध का संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। तो बात करते हैं अवध का संघर्ष। तो अवध, उन्नाव और लखनऊ क्षेत्र का संघर्ष 18वीं से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलता है। अवध के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले गठबंधन में थे, परंतु उनकी प्रशासनिक और वित्तीय कमजोरियों ने संघर्ष को जन्म दिया। पहला पॉइंट है अवध का अंग्रेजों के साथ संघर्ष। पहला पॉइंट क्या है? अवध का अंग्रेजों के साथ संघर्ष। तो नवाब अवध ने समय समय पर ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत ने अंग्रेजों के राजस्व संकट और सैन्य असमर्थता ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया था। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहाना बनाकर सत्ता से हटा लिया। इसे ब्रिटिशों ने अवध का विलय माना था। फिर दूसरा पॉइंट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और अवध। तो अब नवाब वाजिद अली शाह और अवध के लोग 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल हुए। लखनऊ का क्षेत्र अंग्रेजों के लिए विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सीधे अवध पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। फिर आता है अवध के विलय के कारण। तो विलय के कारण की अगर बात करें तो अवध की राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने अंग्रेजों के लिए हस्तक्षेप का अवसर बनाया। ब्रिटिशों ने सुधार और शांति का बहाना बनाकर सीधे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। रणनीतिक दृष्टि से अवध का विलय उत्तर भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य प्रभुत्व के लिए आवश्यक माना जाता है। फिर आता है संघर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण। एक तरफ देर का राज्य, एक तरफ संघर्ष के कारण, मुख्य घटना, विलय के कारण अंग्रेजों की भूमिका। तो मैसूर दक्षिण भारत में विस्तार और व्यापारिक सहित है, जबकि मुख्य घटना है 4 मैसूर युद्ध हुए 1767 से 1799। विलय के कारण क्या है? एक तो टीपू की मृत्यु हो जाती है, राजनीतिक और सैन्य श्रेष्ठता होती है, अंग्रेजों की भूमिका, तो गठबंधन नीति अपनाते हैं, आधुनिक सैन्य तकनीक लाते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो रणजीत सिंह के बाद अस्थिरता आ जाती है। अंग्रेज सिख युद्ध होते हैं 1845 से 1849, आंतरिक संघर्ष खराब हो जाते हैं विलय के कारण, और उत्तर पश्चिम मार्ग नियंत्रण होते हैं और आधुनिक सेना में विश्वास श्रेष्ठता आती है। फिर अवध की अगर बात करें तो पंजाब नवाब की अस्थिरता और आर्थिक राजस्व संकट, नवाब का निष्कासन, प्रशासनिक कमजोरी, सीधा प्रशासनिक नियंत्रण, विद्रोह दबाना, ये सब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के अंदर आपको यही देखना है कि मैसूर, पंजाब और अवध के संघर्षों अंग्रेजों के बाद संघर्षों ने ब्रिटिश साम्राज्य और विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई। इन संघर्षों का विलय केवल सैन्य विजय का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश प्रशासनिक तथा श्रेष्ठ सैन्य श्रेष्ठता का मिश्रण देखने को मिलता है। मैसूर दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव है, जबकि पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमाओं में रणनीतिक नियंत्रण, जबकि अवध उत्तर भारत में सीधे प्रशासनिक प्रभुत्व और 1857 के विद्रोह के बाद स्थायित्व देखने को मिलता है। इस प्रकार मैसूर, पंजाब और अवध के संघर्ष और उनके विलय में ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव को मजबूती दी और भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक भूगोल को ब्रिटिश हितों के अनुकूल बदल दिया था। तो ये विद्यार्थियों अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप क्लास को लगातार देखते रहिए, अच्छे से शेयर करते रहिए। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट के अंदर बताते रहिए।
आपके एक लाइक से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आप एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का मतलब है कि आपको हर क्लासेज की अपडेट मिलेगी, आपको हर क्लास मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर बैक लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो जो भी विद्यार्थी पीडीएफ लेते हैं या क्लास को देख कर जाते हैं, उन सब विद्यार्थियों के अच्छे अंक बने। और इसी विद्यार्थी के इसी विश्वास के साथ कहता हूं कि आप हम पर विश्वास करें और अच्छा कंटेंट पढ़े, ताकि आपके मेहनत से ये बनाया हुआ कंटेंट आपके लिए 100% उपयोगी लाभदायक साबित हो। प्रश्न संख्या 5, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है। तो विद्यार्थियों, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और भारतीय इतिहास में एक निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना देखने को मिलती है, जिसने भारतीय राजनीति, समाज और सत्ता संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। इसे भारत में मुगल साम्राज्य की पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संदर्भ में समझना आवश्यक है। तो नीचे इसके विस्तृत कारण है, कुछ परिणाम है और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, इसका परिचय। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दावली, अफगान शासक और मराठों के बीच संघर्ष हुआ। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उत्तरी भारत में शक्ति संघर्ष का परिणाम था। इसमें पहले दो पानीपत युद्ध 1526 और 1556 की तरह यह भी भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक संतुलन को बदलने वाला युद्ध था। इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है अहमद शाह अब्दावली का उत्तर भारत पर आक्रमण। अहमद शाह अब्दावली का उत्तर भारत पर आक्रमण। तो अब्दावली अफगानिस्तान का शासक था और उसने भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कई आक्रमण किए। उसने दिल्ली की कमजोर स्थिति और मुगल दरबार के अंदरूनी कलह का लाभ उठाया। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। अब्दावली को भारत के धनी क्षेत्रों और व्यापारिक नगरों पर कब्जा करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है मराठों का उत्तर भारत में विस्तार। मराठों का उत्तर भारत में विस्तार। मराठा साम्राज्य ने 18वीं सदी में बड़े पैमाने पर दक्षिण और पश्चिमी भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली और उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। मराठों का उद्देश्य था कि वे उत्तर भारत में शासन करें और मुगल सत्ता का वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर रहे। फिर तीसरा पॉइंट है मुगलों की कमजोरी और राजनीतिक विघटन। तो मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दावली अपनी शक्ति खो चुके थे और दरबार में कई गुट कार्यरत थे। इससे मराठों और अब्दावली के लिए दिल्ली पर कब्जा करना आसान हो गया था। फिर चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय और धार्मिक विरोधाभास। तो उत्तर भारत के राजपूत, सिख और अन्य स्थानीय शक्तियां कभी कभी मराठों का समर्थन करती थी तो कभी अब्दावली का। इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक असमानता युद्ध के लिए परिस्थितियां तैयार कर रही थी। फिर आता है युद्ध की स्थिति और प्रमुख घटनाएं। तो स्थान पानीपत हरियाणा, दिनांक 14 जनवरी 1761। संघर्ष दल कौन था? एक था अहमद शाह अब्दावली की सेना बनाम मराठा सेना दिग्गज पेशवा के नेतृत्व में। मराठा सेनापति तो पेशवा बाजीराव के आदेश पर सैयद रंगा व गोविंदराव मराठा कमांडर, ये इसके देखने को मिलता है। अब प्रमुख घटनाएं तो अब्दावली ने घुड़सवार सेना और आधुनिक तोपखाने का उपयोग किया था। मराठों ने जमीनी किलेबंदी और लंबी लड़ाई की रणनीति अपनाई, जबकि युद्ध दिन भर चला और भारी रक्तपात यानी खून से लथपथ हो गया था। फिर बात करते हैं इसके परिणाम की। तो सबसे पहला परिणाम आता है मराठों की पराजय और भारी हानि। सबसे पहले मराठों की पराजय और भारी हानि, यानी मराठाओं को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा था इस युद्ध के अंदर। मराठा सेना के लगभग 60,000 से 70,000 सैनिक मारे गए, जिसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। ये मराठों के सैन्य और राजनीतिक शक्ति के लिए बड़ा झटका देखने को मिला था। दूसरा पॉइंट है अब्दावली की जीत लेकिन अस्थायी प्रभुत्व। अब्दावली ने युद्ध जीत तो लिया, लेकिन दिल्ली पर अल्पकालिक यानी कम समय के लिए नियंत्रण स्थापित हुआ था, परंतु वह स्थायी शासन स्थापित नहीं रह सका और भारत से लौट गया था। तीसरा पॉइंट है उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता। मुगल दरबार और क्षेत्रीय शक्तियां कमजोर हुई और विघटित हो गई थी, जिसके अंदर राजपूत, जाट, अन्य स्थानीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गई थी। चौथा पॉइंट है जनजीवन और सामाजिक प्रभाव। तो युद्ध में भारी जनहानि हुई, जिससे गांवों और नगरों का सामाजिक और आर्थिक तंत्र क्षतिग्रस्त यानी नुकसान हो गया। व्यापार एवं कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। फिर अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो भारतीय राजनीति पर प्रभाव की अगर बात करें
तो पहला पॉइंट है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, यानी मुगलों की सत्ता कमजोर और नामात्र रह गई, स्थानीय शासक और क्षत्रिय शक्तियां स्वतंत्र हो गई। दूसरा पॉइंट है मराठाओं का स्थायी अस्थायी पतन और पुनर्निर्माण, यानी मराठाओं की शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। उन्हें युद्ध ने उत्तर भारत में नियंत्रण स्थापित करने की महत्वाकांक्षा का रीथिंक करने को मजबूत, यानी दोबारा सोचने का विचार प्रस्तुत किया। तीसरा पॉइंट है अब्दावली और अफगानों नियंत्रणों का आक्रमणों का अंत, यानी अब्दाली और अफगान आक्रमणों का अंत कैसे हुआ? तो अब्दाली ने विजय होकर भारत छोड़ा, लेकिन उसने स्थायी शासन स्थापित किया, स्थायी शासन स्थापित नहीं किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्तर भारत पर बाहरी शक्तियों का स्थायी कठिन नियंत्रण था। फिर चौथा पॉइंट है क्षत्रिय शक्तियों का उदय। तो उत्तर भारत में मराठा, सिख, जाट, राजपूत शक्तियों का उदय हुआ। यह युद्ध भारतीय राजनीति में केंद्रीय सत्ता के पतन और क्षेत्रीय सत्ता के उदय का प्रतीक माना जाता है। अगला पांचवा पॉइंट है अंग्रेजों के लिए अवसर। तो पानीपत की लड़ाई के बाद राजनीतिक अस्थिरता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अवसर खोला। कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक और सैन्य विस्तार से माध्यम से भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने लगी थी। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ये युद्ध मुगल साम्राज्य के पतन, मराठाओं की अस्थायी कमजोरी, क्षत्रिय शक्तियों के उदय का प्रतीक था। युद्ध ने भारतीय राजनीति को विघटित और अस्थिर कर दिया, जिससे बाहरी शक्तियों के लिए भारत में हस्तक्षेप के अवसर मिले। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल गया और आने वाले वर्षों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार योजनाओं के लिए मार्ग प्रस्तुत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आपके लिए महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का वर्णन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा शक्ति का पुनरुत्थान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने वाला घटना थी। पलासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्धों में मराठा साम्राज्य की शक्ति में कमी आई थी और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती सत्ता के कारण मराठा सत्ता कमजोर हो गई। इस संकट के समय महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य को पुनः सशक्त बनाने और उसे उत्तर भारत पर प्रभावित करने का कार्य किया था। फिर महादजी सिंधिया का योगदान क्या है? तो महादजी सिंधिया 1730 से 1794 में ग्वालियर के सिंधिया वंश के प्रमुख शासक थे। उन्होंने अपने राज्य की आंतरिक व्यवस्था और सेना को मजबूत किया। महादजी सिंधिया ने मराठा शक्ति को उन्हें उत्तर भारत में पुनः स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पेशवा से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया। उनके नियंत्रण में नेतृत्व में ग्वालियर राज्य एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक इकाई बन गया था। महादजी सिंधिया की नीतियां मुख्यतः सैन्य और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में विभाजित थी। उन्होंने आधुनिक हथियारों और सैनिक तकनीकों का उपयोग किया और एक कुशल सेना का निर्माण किया। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिकों का संतुलन था और उन्होंने ब्रिटिशों और अन्य रियासतों के साथ संबंधों में कुशल कूटनीति अपनाई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। महादजी का उद्देश्य केवल अपने अधिकार का विस्तार नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य की समग्र शक्ति को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने दिल्ली दरबार में प्रभाव बनाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नीतियां अपनाकर मराठा शक्ति की पहचान को उत्तर भारत में पुनः मजबूत किया था। उनके नेतृत्व में मराठा सैनिक उत्तर भारत में आतंकित नहीं बल्कि सम्मानित शक्ति के रूप में जाने गए थे। नाना फडणवीस का योगदान। नाना फडणवीस 1742 से 1800 मराठा साम्राज्य के प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक संरक्षक थे। वे पेशवा बोजाज के कार्यकाल में मुख्य वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी बने। नाना फडणवीस का योगदान मुख्यतः प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में था। उन्होंने पेशवा शासन की कमजोरी को दूर किया और उन्हें संगठित किया था। नाना फडणवीस ने पेशवा की राजनीतिक स्थिति में महादजी सिंधिया को उत्तर भारत में मराठा शक्ति का प्रतिनिधि बनाने का मार्गदर्शन दिया और उन्होंने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करके सेना के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए। नाना फडणवीस की नीति, कूटनीति और प्रशासनिक दक्षता के कारण मराठा साम्राज्य अपने राजनीतिक और आर्थिक संकट से उबर सका। उन्होंने ब्रिटिशों और अन्य रियासतों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे और मराठा साम्राज्य की सुनिश्चितता की थी। फिर आता अगला, संयुक्त प्रयास और मराठा शक्ति का पुनरुत्थान। तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य में उत्तर भारत में अपनी शक्ति पुनः स्थापित की थी। फिर महादजी सैन्य और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से क्षेत्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करते थे, जबकि नाना फडणवीस प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को संचालित करते थे। इस साझेदारी के कारण मराठा साम्राज्य में
शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और वह उत्तर भारत में ब्रिटिशों और अन्य राज्यों के लिए निर्णायक शक्ति बन गया था। फिर बात करते हैं महादजी सिंधिया की। उत्तर भारत में सक्रियता ने दिल्ली दरबार में मराठाओं की स्थिति को मजबूती प्रदान की और उन्होंने मुगलों के साम्राज्य के अस्तित्व को नियंत्रित किया और अपने प्रभाव के अपने आंतरिक स्थिरता बनाए रखी और इस प्रकार दोनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य को राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से पुनर्जीवित किया। अब बात करते हैं इसके सारांश की, तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में पुनः स्थापित करने में अतुलनीय योगदान दिया और महादजी का सैन्य नेतृत्व और नाना फडणवीस की प्रशासनिक कुशलता मिलकर क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य की शक्ति को फिर से स्थापित करने में सफल होते हैं। उनके प्रयासों ने मराठा साम्राज्य न केवल उत्तर भारत में बल्कि महत्वपूर्ण बना, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। इस पुनरुत्थान में मराठाओं की राजनीतिक और सैन्य पहचान को बनाए रखा और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष का विवरण दीजिए। मराठों की असफलता के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस क्लास को आप शेयर करते रहिए, लाइक करें, सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। क्लास को देख रहे हैं लगातार, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे। आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजनीति, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र सारी भी क्लासेज आपके लिए पहुंच सके। अंग्रेज और मराठों के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह संघर्ष मुख्यतः 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक चला, जब मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता विस्तार की नीति अपनाई थी और इस संघर्ष का अध्ययन राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं संघर्ष की पृष्ठभूमि। तो मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं सदी में एक अंत में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार और वह भारत के अधिकांश भाग पर प्रभावशाली शक्ति बन गया था। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के कई प्रमुख राज्यों और छावनी प्रधानों सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, हलवाई आदि का सामरिक प्रभुत्व था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उनके पास संगठित सेना और मजबूत वित्तीय व्यवस्था थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण थे, जिसके अंदर सबसे पहला आता है सत्ता का विस्तार। सत्ता का विस्तार तो मराठा साम्राज्य के उत्तर और पश्चिमी भारत में प्रभाव और अंग्रेजों के बंगाल एवं दक्षिण भारत में सत्ता विस्तार की आकांक्षा बनी। वाणिज्यिक हित यानी मराठों और अंग्रेजों दोनों की आर्थिक आकांक्षाएं टकरा रही थी। अंग्रेजों ने व्यापारिक नियंत्रण के लिए कूटनीतिक और सैन्य नीति अपनाई थी। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। मराठा साम्राज्य में सत्ता का असंगठित और विभाजित स्वरूप संघर्ष को जन्म दे रहा था। दूसरा पॉइंट है प्रमुख युद्ध और संघर्ष। तो प्रमुख युद्ध और संघर्ष, जिसके अंदर अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष में कई प्रमुख युद्ध और घटनाएं मिली, जिसके अंदर सबसे पहला था प्लासी का युद्ध 1757 का। हालांकि यह युद्ध मुख्यतः बंगाल पर ब्रिटिश कब्जे का था, लेकिन उसका प्रभाव मराठा साम्राज्य पर भी पड़ा। मराठों ने बंगाल में अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य चालाकी ने उन्हें पिछड़ेपन पर मजबूर किया। बक्सर का युद्ध 1764, जिसका हम अध्ययन पीछे कर चुके हैं। बक्सर का युद्ध भी मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सत्ता स्थापित करने के लिए था और मराठों ने मुगलों और स्थानीय राज्यों का समर्थन किया, लेकिन अंग्रेजों की संगठित सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर आता है मराठा अंग्रेज युद्ध, जो कि 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। मराठों ने दक्षिण भारत में त्रावणकोर, हैदराबाद और मद्रास पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक कौशल और सैन्य रणनीति में मराठा सेना को कमजोर किया। फिर अगला है मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1818 का है। यह अंतिम और निर्णायक संघर्ष था। अंग्रेजों ने आक्रामक नीतियों और रणनीतिक संधियों जैसे सरदारों के साथ अलग संधियां के माध्यम से मराठा साम्राज्य को खंडित किया। फिर आता है 1803 से 1805 यानी दूसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले राज्य को परास्त किया था। 1817 से 1818 तीसरे मराठा युद्ध में पुनः स्थिति पेशवा का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। अब आता है अगला पॉइंट, मराठों की असफलता के प्रमुख कारण। तो मराठों की अंग्रेजों के मुकाबले असफलता के कई कारण थे, जिन्हें राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक तरीके से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता और संगठन की कमी। तो मराठा साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था। पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले, हलवाई आदि के बीच अक्सर संघर्ष और वैमनस्य रहता था। अलग अलग छावनियों
और राज्यों की असहमति ने अंग्रेजों के विभाजित करके जीतो नीति को सफल बनाया। अगला 6 पॉइंट इसके अंदर सैन्य असंगठितता और आधुनिकरण में विश्व पिछड़ना। तो मराठा सेना मुख्यतः हल्की घुड़सवार और पारस्परिक हथियारों पर आधारित थी। फिर अंग्रेजों ने आधुनिक बंदूकें, तोपखाने और संगठित पैदल सेना का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उन्हें बढ़त मिली। फिर मराठों ने पर्याप्त प्रशिक्षण और आधुनिक युद्ध तकनीक की कमी थी। फिर अगला तीसरा पॉइंट है आर्थिक कमजोरियां। तो मराठा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अधिकतर जमीन और राज्य करों पर नियंत्रण थी। अंग्रेजों के पास इस तरह वित्तीय व्यवस्था और वाणिज्यिक संसाधन थे जिससे वे लंबे युद्ध में टिक रख सकते माने जाते हैं। कूटनीति से अंग्रेजों की श्रेष्ठता। अंग्रेजों ने स्थानीय रजवाड़ों सरदारों के साथ संध्या कर मराठों को अलग अलग थलग किया। अंग्रेजों ने राजनीति और कूटनीति का प्रयोग करते हुए मराठों को विरोधियों के साथ संघर्ष करने पर मजबूर किया था। फिर अगला है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना, यानी मराठों में पेशवा की सत्ता सीमित थी और अन्य प्रमुख सरदारों के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति थी। इससे युद्ध रणनीति और संसाधनों का समन्वय कमजोर रह गया था। चौथा पॉइंट है अंग्रेजों की रणनीति और सफलता के कारण। तो पहला पॉइंट है संगठित होना, दूसरा आर्थिक संसाधन, तीसरा कूटनीतिक कौशल, चौथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण और अगला आता है संघर्ष का परिणाम। तो संघर्ष का अगर परिणाम की बात करें तो मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, यानी 1818 तक तीसरे मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त हुआ। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी भारत का अधिकांश भाग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तीसरा है राजनीतिक बदलाव, यानी मराठा सरदारों और राज्यों की सत्ता सीमित होकर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन हो गई थी। फिर अगला पॉइंट आपके लिए सैन्य और प्रशासनिक प्रभाव। इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। मराठा साम्राज्य की असफलता केवल युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि राजनीतिक असंगठितता, सैन्य पिछड़ापन, आर्थिक कमजोरियां और कूटनीतिक दुर्बलता का परिणाम मानी जाती है। दूसरी ओर अंग्रेजों को संगठित सेना, वित्तीय स्थिरता और कुशल राजनीति ने कूटनीति ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता स्थापित करने में सक्षम बनाया। ये संघर्ष भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए आधारशिला साबित हुआ और भारत की राजनीतिक संरचना को स्थायी रूप में बदल। प्रश्न संख्या 8, 1857 की क्रांति के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो आइए इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक घटना थी। इसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता का पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो विद्यार्थियों, इस क्रांति के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य कारण नहीं थे। यद्यपि ये क्रांति असफल रही, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। फिर बात करते हैं हम 1857 क्रांति के प्रमुख कारण की। तो सबसे पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण। तो इसके अंदर आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है सत्ता का केंद्रीकरण, यानी अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की शक्ति समाप्त कर दी। दूसरा है हड़प नीति, यानी जो लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, झांसी जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तीसरा आता है अवध का विलय 1856 के अंदर, यानी कुप्रशासन के बहाने, यानी उस राजाओं के माध्यम से उस शासकों के ऊपर अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया, जिससे वहां की जनता, तालुकेदार एवं सैनिक असंतुष्ट हो गए थे। चौथा पॉइंट है मुगल सम्राट का अपमान करना। तो बहादुर शाह जफर को केवल नाम मात्र का शासक बना दिया गया तथा उनके उत्तराधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर बात करते हैं हम आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है भू राजस्व नीतियां। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रणालियों ने किसानों का शोषण हुआ था। दूसरा पॉइंट कौन सा है? कुटीर उद्योगों का पतन करना। तो अंग्रेजी औद्योगिक वस्तुओं के आयात से भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए, भारी कर और गरीबी। चौथा धन की निकासी। फिर अगला पॉइंट आता है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण के अंदर आपको सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप करना, यानी सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, विरोध जैसे सुधारों को भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप माना गया था। दूसरा पॉइंट है धर्म परिवर्तन का भय, यानी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों में यह डर फैल गया कि अंग्रेज भारतीयों को क्या बना देंगे? ईसाई बना देंगे। तीसरा पॉइंट आता है जाति व्यवस्था पर प्रभाव, यानी सेना में विदेश जाने वाले काला पानी के भय से, यानी एक प्रकार की जेल होती सेलुलर, उसके अंदर एक सजा दी जाती जिसे कहते हैं काला पानी, उसके भय से, उसके डर से उच्च जाति के सिपाही असंतुष्ट माने जाते हैं।
अगला पॉइंट आता है सैन्य कारण। तो उसके अंदर आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते। कैसे करते? वेतन संबंधित, पदोन्नति, उनको उच्च पदों पर नहीं भेजते, समान से यूरोपीय सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती। दूसरा आता है एनफील्ड राइफल्स विवाद, यानी एक प्रकार की एनफील्ड राइफल यानी बंदूक का विवाद है, जिसके अंदर कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया। ये क्या था? तो आप सभी को पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका जो तात्कालिक कारण हुआ था, उसके अंदर जो भारतीय सैनिक थे या मुस्लिम सैनिक थे, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के सेना के अंदर शामिल थे, उनको गाय और सुअर की जो चर्बी वाले कारतूस दिए गए, क्योंकि उनके लिए इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को याद करना था, क्योंकि जो गाय होती है वो हिंदू के लिए क्या होती है? पूजनीय मानी जाती है, जबकि सुअर मुस्लिमों के लिए पूजनीय होता है। तीसरा पॉइंट है सेना का असंतुलित संगठन, यानी बंगाल सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, जिससे विद्रोह फैलना आसान हो गया था। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, 1857 की क्रांति का स्वरूप, यानी 1857 की क्रांति एक व्यापक सशस्त्र और जन आधारित विद्रोह था, जिसके अंदर आपको सिपाही विद्रोह से जन आंदोलन तक, जिसके अंदर मेरठ 10 मई 1857 से आरंभ होकर ये आंदोलन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, बिहार आदि क्षेत्रों में फैल गया था। फिर दूसरा पॉइंट है नेतृत्व। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली, नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, तांते टोपे कुंवर सिंह बिहार के, बेगम हजरत महल अवध की जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। फिर अगला तीसरा पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इस क्रांति में दोनों समुदायों ने मिलकर भाग लिया, जिसके अंदर उन्होंने एकता का परिचय दिया था। फिर चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय स्वरूप। पांचवा पॉइंट है संगठन और योजना का अभाव होना। फिर अगला जो आपके लिए पॉइंट आता है 1857 की क्रांति के परिणाम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है प्रशासनिक परिणाम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1858, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, यानी भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से शासन संचालित होने लगा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा, भारतीय राजाओं और उनके रियासतों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और धार्मिक हस्तक्षेप न करने की बात कही गई थी। फिर आता है सैन्य परिणाम। तो सेना का पुनर्गठन, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। तोप खाने पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, जाति आधार पर भर्ती हो गई, जिसके अंदर मार्शल रेस सिद्धांत अपनाया गया था। फिर आपके लिए जो अगला पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम। सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम। तो भारतीयों के प्रति अविश्वास, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच दूरी बढ़ गई, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, भविष्य के आंदोलनों की प्रेरणा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना और बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। फिर अगला चौथा पॉइंट है क्या 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी? तो पक्ष के अंदर अगर तर्क की बात करें तो उसके अंदर ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक सशस्त्र संघर्ष था। दूसरा, इसमें जनता, सैनिक, किसान, जमींदार और शासक वर्ग भी शामिल माने जाते हैं। तीसरा, इसका उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति था। चौथा, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से छोटा वाला क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। अब आता है विपक्ष में तर्क। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठित आंदोलन नहीं था। नेतृत्व का उद्देश्य कई बार पुरानी सामंती सत्ता की पुनर्स्थापना था। इसका प्रभाव पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला। राष्ट्रीय चेतना आधुनिक अर्थों में पूर्णतः विकसित नहीं थी। निष्कर्ष अगर इसकी बात करें तो 1857 की क्रांति न तो केवल एक सिपाही विद्रोह थी और न ही पूर्णतः आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन। यह संक्रमणकालीन संघर्ष था, जिसमें परंपरागत सत्ता की रक्षा और विदेशी शासन से मुक्ति दोनों तत्व विद्यमान थे। अपनी सीमाओं के बावजूद यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महान प्रयास था, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना ऐतिहासिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से उचित प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी एवं महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तथा इनके कृषकों पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भूमि राजस्व व्यवस्था का था, क्योंकि कंपनी सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि से प्राप्त राजस्व था। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जिनमें प्रमुख थी, पहला था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रेतवाड़ी व्यवस्था, फिर तीसरी आती महालवाड़ी व्यवस्था। और इन व्यवस्थाओं में न केवल औपनिवेशिक प्रशासन को आर्थिक आधार दिया, बल्कि भारतीय कृषक समाज, ग्रामीण संरचना एवं कृषि अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया था।
अब बात करते हैं हम स्थायी बंदोबस्त की। क्या है स्थायी बंदोबस्त? तो 1793 की इसका परिचय और क्षेत्र देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी और किसके समय हुई थी? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लागू की गई थी। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। सरकार और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। जमींदारों को निर्धारित तिथि तक राजस्व जमा करना अनिवार्य था। किसानों, रैयतों को केवल कृषक या पट्टेदार का दर्जा मिला था। फिर सरकार को भविष्य में राजस्व बढ़ाने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो राजस्व की निश्चित एवं नियमित प्राप्ति, जमींदारों को सुधारक वर्ग बनाकर कृषि विकास को प्रोत्साहन देना, प्रशासनिक बोझ को कम करना। अगर बात करते हैं कृषकों पर प्रभाव, तो कृषकों पर प्रभाव ये था, नकारात्मक प्रभाव सबसे प्रमुख देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? एक तो जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूली होती, किसानों की भूमि पर कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी, बेदखली, ऋणग्रस्तता एवं शोषण में वृद्धि, कृषि सुधार में जमींदारों की बिल्कुल अरुचि थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ क्षेत्रों में स्थिरता आई, सरकार को निश्चित राजस्व प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं दूसरी व्यवस्था आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड द्वारा किया गया था। यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास, बॉम्बे, असम में लागू की गई। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो किसान रैयत को भूमि का स्वामी माना गया। सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध होता। भूमि राजस्व का निर्धारण भूमि की उर्वरता एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर होता था। फिर अगर चौथी विशेषता है कि राजस्व दरें अस्थायी थी और समय समय पर संशोधन होता रहता था। किसानों को भूमि बेचने, गिरवी रखने का अधिकार था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो बिचौलियों को भूमि का समाप्त करना, कृषकों को स्वामित्व देकर उत्पादन बढ़ाना, वैज्ञानिक आधार पर राजस्व निर्धारण करना। अगला पॉइंट आता है कृषकों पर प्रभाव, यानी किसानों पर क्या प्रभाव था? तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव अप्रोच, यानी पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। इसके अंदर किसानों को कानूनी रूप में भूमि का स्वामित्व मिला। कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सामाजिक गतिशीलता में भी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट के अंदर राजस्व दरें अत्यधिक ऊंची थी। कभी कभी उत्पादन का 50% भी सूखा, अकाल या फसल नष्ट होने पर भी कर अनिवार्य दिया जाता। किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ा। महाजनों के प्रभाव में वृद्धि भी हुई थी। अगली तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। इसका परिचय और क्षेत्र। तो महालवाड़ी व्यवस्था का विकास हॉल्ट, मैकेंजी एवं विलियम बेटिंग के काल में हुआ। यह व्यवस्था मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत में लागू हुई थी। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो गांव, महाल राजस्व की इकाई माना गया। भूमि का स्वामित्व ग्राम समुदाय या सह स्वामियों के पास मिला था। सरकार और गांव के बीच सीधा संबंध होता था। राजस्व का निर्धारण अस्थायी और पुनर्मूल्यांकन योग्य होता। ग्राम मुखिया, लंबरदार राजस्व संग्रहता होते थे। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय ग्राम व्यवस्था को सुरक्षित करना, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, प्रशासनिक सुविधा देना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। फिर आता है कृषकों पर प्रभाव। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव, जिसके अंदर ग्राम समुदाय की भूमिका बनी रही और किसानों को कुछ हद तक सुरक्षा मिली, सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहन मिला। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। तो राजस्व दरें ऊंची, सामूहिक जिम्मेदारी के कारण ईमानदार किसान भी दंडित हुए। ग्राम मुखियाओं द्वारा भ्रष्टाचार, ऋणग्रस्तता एवं भूमि हस्तांतरण भी देखने को मिलता है। अब कुछ इसका तुलनात्मक है, जैसे कि आधार क्या है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। तो प्रारंभ होती है स्थायी बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी 19वीं सदी, मालवाड़ी 1820 के बाद होती है। आधार तो प्रवर्तक कौन कौन है? तो स्थायी बंदोबस्त की कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी के थॉमस मुनरो, जबकि मालवाड़ी के हॉल्ट, मैकेंजी। एक साथ आपको याद करने को भी आसान रहेगा। क्षेत्र बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर भारत। भूमि स्वामी जमींदार, किसान ग्राम समुदाय। सरकार संबंध जमींदार के माध्यम से, सीधे किसान से और गांव के माध्यम से देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कृषकों पर समग्र प्रभाव का मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों, तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषकों को आर्थिक रूप से कमजोर किया। शोषण तभी व्यवस्थाओं में मौजूद था। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे खाद्यान्न संकट और ज्यादा बढ़ गया। किसानों की ऋणग्रस्तता, भूमि से बेदखली एवं निर्धनता बढ़ी। पारंपरिक ग्राम व्यवस्था एवं आत्मनिर्भर व्यवस्था अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची थी। हालांकि रैयतवाड़ी एवं मालवाड़ी व्यवस्थाओं में किसानों को कुछ कानूनी अधिकार मिले, परंतु उच्च कर दरों के उनके लाभों को निष्प्रभावी कर दिया था। फिर इसके उपसार की यानी निष्कर्ष की बात करें तो
स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी एवं मालवाड़ी व्यवस्थाएं औपनिवेशिक शासन की राजस्व केंद्रित नीतियां थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषकों का कल्याण नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इन व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि को संकटग्रस्त बनाया और किसानों को शोषण, गरीबी एवं असुरक्षा की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार भारतीय राज्य की एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया था। ये था आपके लिए 10वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिसको भी पीडीएफ लेनी है, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या जियोग्राफी, कोई भी सोशोलॉजी की पीडीएफ जिसको भी 5th सेमेस्टर की लेनी है, तो सभी विद्यार्थी मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, या आपको जो नंबर दे रखा है वहां से आप मैसेज सीधा कर सकते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और आपके लिए 100% उपयोगी रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, अंग्रेजी शिक्षा एवं प्रेस के विकास का भारतीय समाज और राष्ट्रवाद के उदय पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस के विकास का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिक प्रेस का विकास केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने भारतीय समाज की संरचना, चेतना और राजनीतिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया। यद्यपि अंग्रेजों का उद्देश्य एक जैसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग से भारतीय किंतु विचारों से अंग्रेज हो, परंतु कालांतर में यही शिक्षा और प्रेस भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे सशक्त औजार बन गए थे। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस ने भारतीय समाज में बौद्धिक जागरण, सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा का विकास पृष्ठभूमि। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा शिक्षा पर सरकारी ध्यान आरंभ हुआ। 1835 में मैकाले का शिक्षा मिनट अंग्रेजी शिक्षा की एक दिशा एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया। इसके बाद 1854 का वुड्स डिस्पेज तथा 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना ने उच्च शिक्षा को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। दूसरा पॉइंट है भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। तो पहला पॉइंट है बौद्धिक और वैचारिक जागरण। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का परिचय पश्चिम विचारधाराओं, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद से हुआ। लोक, रूसो, मिल, बेंथम जैसे विचारकों के विचारों से भारतीय शिक्षित वर्ग को आलोचनात्मक सोच प्रदान की गई। इससे अंधविश्वास, रूढ़ियों और परंपरागत जड़ता पर प्रश्न उठने लगे थे। फिर 6 पॉइंट है इसका, सामाजिक सुधार आंदोलनों को बल देना। अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग ने समाज सुधारक आंदोलनों का नेतृत्व किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा को बढ़ावा दिया था। ज्योतिबा फुले ने दलित और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन सुधारों ने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया था। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग का उदय। तो अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग विकसित हुआ जो सरकारी नौकरियों, वकालत, पत्रकारिता और शिक्षण से जुड़ा। यही वर्ग आगे चलकर राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रवादी आंदोलनों की रीढ़ बन गया था। फिर अगला तीसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा की भूमिका। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने की दृष्टि दी। इतिहास, भूगोल, राजनीति के आधुनिक अध्ययन से भारत की अवधारणा मजबूत हुई। राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 जैसे संगठनों के संस्थापक अधिकांश थे अंग्रेजी शिक्षित थे। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें प्रशासनिक संरचना और कानून की समझ दी, जिससे वे संगठित राजनीतिक संघर्ष कर सके थे। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश शासन की आलोचना, यानी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के उदार आदर्शों और भारत में उनके दमनकारी व्यवहार के बीच अंतर विरोध को पहचाना। नौरोजी का धन निकास सिद्धांत इसी बौद्धिक चेतना का परिणाम था। प्रेस का विकास यानी स्वरूप और विस्तार। तो भारत में आधुनिक प्रेस की नींव 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा प्रकाशित हिकी का बंगाल गजट से पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में भारतीयों द्वारा संपादित पत्रों का तेजी से विकास हुआ और समाज कौमुदी, राजा राममोहन राय की अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, बाल गंगाधर की, ये सब प्रमुख इसको देखने को मिलती है। फिर आता है 5वां पॉइंट भारतीय समाज पर प्रेस का प्रभाव। तो पहला पॉइंट है जन जागरण और विचार प्रसार। तो प्रेस ने शिक्षा को विचारों और सीमित वर्ग से निकालकर जनता तक पहुंचाया। राज सामाजिक कुरीतियों, स्त्री शिक्षा, जाति भेद, धार्मिक सुधार जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव हो सकी थी। अगला पॉइंट है भाषाई और सांस्कृतिक एकता। तो प्रेस ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया, जिससे स्थानीय समाज में जागरूकता फैली और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ा था। छठा पॉइंट है राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका। तो राष्ट्रीय एकता का निर्माण, प्रेस ने भारत के विभिन्न भागों की समस्याओं को साझा किया।
बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या मद्रास की घटनाएं पूरे देश में जानी जाने लगी, जिससे अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई थी। फिर प्रेस ने कर नीति, दमनकारी कानूनों, अकाल, फ्लेग, जलियांवाला बाग जैसे मुद्दों पर क्या की थी, तीखी आलोचना की। और स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने प्रेस के जनमत निर्माण और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये प्रेस के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचा सका था। अगला जो 7 नंबर पॉइंट है, सीमाएं और क्या है, विरोधाभास। तो यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी थी। अब से सबसे पहली सीमाएं प्रारंभिक दौर में शिक्षा और प्रेस शहरी उच्च वर्ग तक सीमित रहे थे। फिर इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का अधिकार भारतीय समाज में आधुनिक चेतना, सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण का आधार बना। इन्हीं के माध्यम से भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के सुधारों को आत्मसात किया। यद्यपि इनकी शुरुआत औपनिवेशिक हितों से हुई, परंतु समय के साथ ये भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे प्रभावी साधन बन गए। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस ने न केवल भारतीय समाज को आधुनिक रूप दिया, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक नींव भी रखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, धन के निकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर देना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए, नरम दल एवं गरम दल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियों, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और राजनीतिक चेतना के विकास का परिणाम था। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक व्यापक बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण था, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आकांक्षा को जन्म दिया था। इस राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकास में नरम दल और गरम दल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रिटिश शासक की आर्थिक नीतियां। तो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारी भू राजस्व, देशी उद्योगों का पतन, कुटीर उद्योगों का विनाश तथा धन के निकास सिद्धांत के अंतर्गत भारत की संपदा का इंग्लैंड को स्थानांतरण, इन सब ने भारतीय जनता को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे नेताओं ने इन नीतियों की आलोचना कर जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया था। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण। तो ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीयों की उपेक्षा, उच्च पदों पर यूरोपीय पदाधिकारियों का वर्चस्व तथा भारतीयों को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना राष्ट्रवाद के विकास का कारण बना था। इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) की परीक्षा इंग्लैंड में होने से भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कठिन हुआ। साथ ही 1878 का शस्त्र अधिनियम और 1892 का सीमित सुधार अधिनियम भारतीय आकांक्षाओं का संतुष्ट नहीं कर सके थे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महान समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में आत्म गौरव की भावना को प्रोत्साहित किया। प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के गौरवपूर्ण अध्ययन से भारतीयों में विश्वास जगाया था। फिर चौथा पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस की भूमिका। तो अंग्रेजी शिक्षा से एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो आधुनिक विचारों, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से परिचित हुआ था। इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। सामाजिक पत्रों और पत्रिकाओं जैसे बंगाल गजट, केसरी, अमर उजाला आदि ने राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाया था। फिर पांचवा पॉइंट है संचार और परिवहन का विकास। तो रेलवे, डाक, तार व्यवस्था ने देश के विभिन्न भागों को जोड़ा, जिससे क्षेत्रीय सीमाएं कमजोर हुई और अखिल भारतीय चेतना का विकास हुआ। लोगों ने यह भावना प्रबल हुई कि एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। फिर छठा पॉइंट है नस्लीय भेदभाव और अपमानजनक नीतियां। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव, यूरोपीय श्रेष्ठता की भावना और भारतीयों का निरंतर अपमान राष्ट्रवाद को तीव्र करने वाला कारक माना जाता है। इल्बर्ट विल विवाद 1883 ने इस भेदभाव को उजागर किया था। अगला आता है नरम दल की भूमिका। तो नरम दल के अंदर नरम दल का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने किया था। इसका प्रभाव लगभग 1885 से 1905 तक रहा। सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण मार्ग। तो नरम दल का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन सुधार योग्य है। वे प्रार्थना, निवेदन, प्रस्ताव, याचिकाओं के माध्यम से सुधार चाहते। फिर दूसरा पॉइंट है राजनीतिक शिक्षा और चेतना।
तो नरम दल ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। उन्होंने जनता को अधिकारों, कर्तव्यों, संवैधानिक प्रक्रियाओं से परिचित करवाया। फिर तीसरा पॉइंट है आर्थिक राष्ट्रवाद। तो दादा भाई नौरोजी का धन के निकास सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवाद का बौद्धिक आधार बना। फिर इसकी सीमाएं, तो नरम दल की सबसे बड़ी सीमा उसकी धीमी और मध्यम मार्गी नीति थी। ब्रिटिश सरकार उसकी मांगों की अपेक्षा करती रही, जिससे जनता में क्या बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया। अगला आता है गर्म दल की भूमिका। तो गर्म दल की भूमिका के अंदर 1905 के बाद गर्म दल का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने किया था। पहला पॉइंट है उग्र और जन आधारित आंदोलन। गर्म दल ने नरम दल की नीति को अपर्याप्त मानते हुए सक्रिय संघर्ष का मार्ग अपनाया, जिसका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। 1905 के बंग भंग के विरोध में गर्म दल ने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम चलाए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला था। फिर तीसरा पॉइंट है आत्मबल और आत्मनिर्भरता। तो गर्म दल ने आत्मबल, साहस और बलिदान पर जोर दिया। उन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन की गति। तो गर्म दल की उम्र नीति ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा और तीव्रता दी। उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता का लक्ष्य अधिक स्पष्ट और व्यापक हुआ। सीमाओं की अगर बात करें तो कभी कभी उनकी उग्रता से आंदोलन में विभाजन भी हुआ, जैसे 1907 का सूरत विभाजन। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का परिणाम था। गर्म दल और नरम दल दोनों ने अपने अपने तरीकों से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। जहां नरम दल ने आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक नींव रखी, वहीं गर्म दल ने उनके जोश, साहस और जन भागीदारी का संचार किया। दोनों की संयुक्त भूमिका ने अंततः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक दिशा प्रदान की और भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कर दिया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया क्रमिक रही, जिसके अंदर आपको 1919 का मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार हो, चाहे 1935 की दो महत्वपूर्ण कड़ियां देखने को मिली थी। तो हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है द्वैध शासन। यानी इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था थी। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। आरक्षित विषय जैसे पुलिस, वित्त गवर्नर के अधीन थे, जबकि हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे। फिर दूसरा पॉइंट है केंद्रीय शासन की प्रकृति, यानी केंद्र में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं थी। वायसराय को व्यापक शक्तियां प्राप्त थी और केंद्रीय कार्यपालिका ब्रिटिश सरकार के उत्तरदायी मानी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट था विधान परिषदों का विस्तार। चौथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 5 नंबर सार्वजनिक सेवा आयोग। छठा इसकी सीमाएं। अगला बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं की। तो सबसे पहला है अखिल भारतीय संघ की योजना, यानी इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई। यद्यपि देशी रियासतों के सहयोग के प्रभाव से ये योजना लागू नहीं हो सकी। दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी 1935 अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों ने पूर्ण स्वायत्तता दी गई, मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन। जहां 1919 में केंद्र द्वैध शासन प्रांतों में था, वहीं 1935 में केंद्र में लागू करने का प्रावधान किया और केंद्र में रक्षा, विदेश नीति और जैसे कई विषय गवर्नर जनरल के अधीन रख दिए गए। चौथा पॉइंट क्या है संघीय न्यायालय की स्थापना करना, यानी अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो केंद्र और प्रांतों के विवादों का निपटारा करता था। 5 नंबर विस्तृत विधायी सूचियां, केंद्र प्रांत समवर्ती 3 सूचियां बनाएगी। मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विस्तार हुआ जिसके अंदर अब भी सीमितता और संपत्ति भी शिक्षा आधारित मानी जाती है। अगर हम किसके तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर लागू हुआ, जबकि 1935 में इसे समाप्त कर प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, जो कि केंद्र में द्वैध शासन की योजना बनाई गई थी। दूसरा था संघीय ढांचा। 1919 अधिनियम में संघीय व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि 1935 में अधिनियम संघीय ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिलता है। फिर आता है प्रांतीय स्थिति। तो 1919 में प्रांत सीमित अधिकारों के कार्य करते थे, जबकि 1935 में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। चौथा पॉइंट है विधानमंडलों की शक्तियां। तो 1935 के अधिनियमों व विधानमंडलों की शक्तियां कार्य क्षेत्र में 1919 की तुलना में
अधिक व्यापक थी, जबकि 5 नंबर है ब्रिटिश नियंत्रण। तो दोनों अधिनियमों में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा, परंतु 1935 में प्रशासनिक ढांचा अधिक विकसित और विस्तृत था। फिर आपके लिए जो अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 से 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विवेचन कीजिए तथा भारत के विभाजन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1920 से 1947 तक का। तो इस काल के अंदर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक चरण माना जाता है। इस अवधि में जन आंदोलन, राजनीतिक संगठन, संवैधानिक प्रयास और अंततः सत्ता हस्तांतरण व विभाजन जैसी घटनाएं घटित हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय आंदोलन ने व्यापक जन आधार प्राप्त किया। वहीं सांप्रदायिक राजनीति के उभार ने भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पहला पॉइंट है 1920-1947 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो सबसे पहला आता है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत प्रश्न के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, उपाधियों का बहिष्कार किया गया और ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। किंतु चोरी चोरा कांड की घटना 1922 के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। दूसरा है रचनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक पुनर्गठन। तो असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस ने चरखा, खादी, अस्पृश्यता निवारण, ग्रामोत्थान पर बल दिया। इसी काल में स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा तथा अन्य दल सक्रिय हुए थे। फिर तीसरा है जो गे सविदी अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, लॉर्ड इरविन की नीतियों और साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौते इसी दौर की प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती है। फिर आता 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम एवं प्रांतीय स्वायत्ता। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकारें बनाई, जिससे प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ था। पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना परामर्श शामिल करने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यद्यपि नेतृत्व शीघ्र ही गिरफ्तार हो गया और फिर भी ये आंदोलन जन आक्रोश का प्रतीक बना और ब्रिटिश शासन की नींव हिला डाली। अंतिम चरण आता है 1945 से 47। युद्धोत्तर काल में नौसेना, वैद्यक आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण ब्रिटेन ने सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार का अंत थे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला पॉइंट आता है भारत विभाजन के कारण। तो सांप्रदायिकता का विकास, ब्रिटिश फूट डालो और शासन करो की नीति, पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक संगठनों ने हिंदू मुस्लिम विभाजनों को गहरा दिया था। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की राजनीति। तो मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया। एक तो पाकिस्तान की मांग को राजनीतिक लक्ष्य बनाया और 1940 का लाहौर प्रस्ताव इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अगला है कांग्रेस लीग मतभेद। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष एकीकृत भारत की पक्षधर थी, जबकि लीग मुस्लिम हितों के लिए पृथक राज्य चाहती थी। सत्ता साझेदारी एवं सहमति नहीं बन सकी। अगला पॉइंट है ब्रिटिश नीति और जल्दबाजी। तो ब्रिटेन ने सत्ता स्थानांतरण में शीघ्रता दिखाई। माउंटबेटन योजना 1947 ने विभाजन को अंतिम रूप दिया, जिससे व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ था। सांप्रदायिक दंगे और अविश्वास। तो 1946-47 के दंगों, कलकत्ता, नोआखाली, पंजाब ने पारस्परिक विश्वास को समाप्त कर दिया और विभाजन को अपरिहार्य बना दिया गया। अब बात करते हैं इसके उपसंहार की। अगर इसके उपसंहार की बात करें तो 1920 से 1947 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जन जागरण, त्याग और संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत किया। किंतु सांप्रदायिक राजनीति, व्यापक जन असहमति और औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। स्वतंत्रता और विभाजन दोनों इस काल की ऐतिहासिक वास्तविकताएं, जिसमें आधुनिक भारत का स्वरूप निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भारत के संविधान 1950 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए देशी रियासतों के उत्तर संघ में विलय 1947 से 49 और 1956 के राज्य पुनर्गठन का महत्व स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, पीडीएफ के अंदर आप पढ़ सकते हो। समय की सीमा को देखते हुए मैं आपके लिए छोटे वाले क्वेश्चन साथ साथ में करवाने का प्रयास करूं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप पीडीएफ लोगे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया हुआ है, आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा और आप अच्छे से इसको कवर सकते हैं, जिसके अंदर आपके लिए नीति निर्देश तत्व है या कोई भी वैश्विक मताधिकार है या सर्वोच्चता है, उसकी संविधान की विशेषता है या राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, किस प्रकार से देशी रियासतों का भारत संघ में विलय होता है, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो
नीति बनाई जाती है, विलय पत्र है, चाहे कोई भी हैदराबाद है, पुनर्गठन अधिनियम बनता है, कौन कौन से राज्य बनते हैं, सबका इसके अंदर विस्तार किया गया है। हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिससे पहले आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हर क्लासेज, आपके लिए हर महत्वपूर्ण पॉइंट आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है हम उसको चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, आप उसको भी देखने वाले। अब पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था? तो इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। तीसरा क्वेश्चन है, 1772 ईस्वी के प्रशासनिक सुधार किसने किए? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। किसने किए थे? वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। अगला चौथा क्वेश्चन है कि सहायक संधि की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान किसके विरुद्ध लड़ा? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का प्रमुख नेता कौन था? महादजी सिंधिया था। कौन था? महादजी सिंधिया। क्वेश्चन संख्या 8, नाना फडणवीस किससे संबंधित थे? मराठा प्रशासन से संबंधित। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि मराठों की असफलता का एक कारण बताइए। आंतरिक फूट थी। क्या थी उसके अंदर? आंतरिक फूट थी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। मैंने आपको पिछले बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था सारा कुछ। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में आ गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1793 में। रेतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष क्षेत्र में लागू की गई? मद्रास और मुंबई में। मालवाड़ी व्यवस्था कहां प्रचलित थी? उत्तर भारत में। अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड मेकाले। कौन था? लॉर्ड मेकाले था विद्यार्थियों। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, धन के निकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नरम दल का प्रमुख नेता कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता क्या थी? द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार क्या था? संघीय ढांचा था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। देशी रियासतों के विलय के सूत्रधार कौन थे? तो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए 28 नंबर कि 1956 का राज्य पुनर्गठन किस पर आधारित था? भाषाई आधार पर था। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। 1740 से 1956 तक काल को क्यों महत्वपूर्ण है? औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता तक का काल माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करेंगे जो अति लघुतरात्मक के बाद में लघुतरात्मक जो क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं तक बोल रहा था कि विद्यार्थियों क्लास तक बने रहे लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए क्लास बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाली है। इस क्लास से आपके हर क्वेश्चन, आपका पूरा सिलेबस कवर है। आपके लिए एक महामैराथन क्लास जो 1.5 से 2 घंटे की बनाई गई है। इसके अंदर आपको हर कवर होगा, हर टॉपिक कवर होगा, हर बिंदु क्लियर होगा। तभी वो आपको बोल रहा था कि क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बात करते हैं इन प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो 18वीं शताब्दी में भारत मुगल साम्राज्य के पतन के कारण राजनीतिक रूप से विघटित था। क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र थी। केंद्रीय सत्ता के अभाव, आपसी संघर्ष और कमजोर प्रशासन ने यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। तो 1757 का प्लासी युद्ध ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की नींव बना। इस युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली। राजनीतिक संगठन और मीर जाफर की गद्दारी ने भारतीय शक्ति को कमजोर किया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध के परिणाम लिखिए। तो 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली। ब्रिटिश शासन को वैधानिक आधार प्राप्त हुआ और आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। वारेन 1772 से 73 के प्रशासनिक सुधारों का महत्व बताइए। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए सुधारों से न्याय, राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। कंपनी शासन को संगठित रूप मिला और ब्रिटिश स्वरूप नियंत्रण अधिक सुदृढ़ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारण बताइए। तो अवध का विलय कुशासन के बहाने किया गया था।
ये क्षेत्र सैनिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति और साम्राज्यवादी हित इसके प्रमुख कारण माने जाते। अगला छठा क्वेश्चन क्या है, पानीपत के धरती युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव लिखिए। तो 1761 के युद्ध में मराठा शक्ति को कमजोर किया, उत्तर भारत में शक्ति संतुलन बिगड़ा और अंग्रेजों के लिए विस्तार का मार्ग खुला। ये युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था। महादजी सिंधिया का योगदान आपको मैंने समझा दिया। नाना फडणवीस की युग भूमिका हमने भी चर्चा कर दी कि नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के कुशल नेता थे। उन्होंने कूटनीति और मराठा संघ को संगठित रखने का कार्य किया। मराठाओं की अगर असफलता की बात करें तो इसके अंदर एक तो आंतरिक फूट थी, कमजोर नेतृत्व था, आधुनिक सेना का अभाव था, एकीकृत नीति की कमी देखने को मिली थी। अगर बात करें क्वेश्चन संख्या 10 की, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण लिखो। तो एक तो राजनीतिक असंतोष है, आर्थिक शोषण है, धार्मिक हस्तक्षेप है, सैनिक असंतोष 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे और चर्बी वाले कारतूसों ने विद्रोह को तत्काल रूप दे दिया था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण अगर बात करें तो संगठन में कमी देखने को मिलती है, सीमित क्षेत्र था, आधुनिक हथियारों का अभाव था और भारतीय राजाओं की असहयोगिता के कारण ये सब असफल रहा था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के परिणाम क्या थे, तो कंपनी शासन समाप्त हुआ, भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, सेना एवं प्रशासन में क्या हो गया, सुधार किए गए, भारतीयों के प्रति नीतियां बदल दी थी। अगर बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव बताइए, तो इस व्यवस्था में जमींदारी वर्ग मजबूत हुआ जबकि किसान शोषित हुए। भूमि राजस्व निश्चित होने से ब्रिटिश सरकार को स्थायी आय प्राप्त हुई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ो। तो अंग्रेजी शिक्षा से आधुनिक विचारों, राष्ट्रीय चेतना और सुधार आंदोलनों को बढ़ावा मिला। एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बल दिया। धन के निकास सिद्धांत की व्याख्या करो। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की संपत्ति कर, व्यापार और सीमाओं के सेवाओं के माध्यम से इंग्लैंड भेजी जाती और इससे भारत आर्थिक रूप से निर्धन होता गया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव बताइए। तो भारतीय उद्योग नष्ट हुए, कृषि पर दबाव बढ़ा और बेरोजगारी फैली। भारत कच्चे माल का उत्पादक एवं ब्रिटेन के तैयार माल का बाजार बन गया था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। तो अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक शोषण, सामाजिक सुधार आंदोलन, एकीकृत प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरम दल, गरम दल हमने भूमिका देख ली। भारत शासन 1935 की विशेषताओं को हमने चर्चा कर ली और 1935 की चर्चा कर ली। अगला पॉइंट करते हैं बात, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताए। तो 1942 का आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतिम जन आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता की व्याख्या को तीव्र कर दिया। भारत विभाजन के अगर कारण की बात करें, एक तो सांप्रदायिकता राजनीति, मुस्लिम लीग की मांग उठी, ब्रिटिश नीति और कांग्रेस नीति, मतभेद विभाजन के प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देशी रियासतों के विलय का प्रमुख महत्व बताइए। तो रियासतों के विलय से भारत की राजनीतिक एकता मजबूत हुई। सरदार पटेल की भूमिका इसमें निर्णायक देखने को मिलती है। 1956 के राज्य पुनर्गठन का आधार बताइए। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया जिससे प्राथमिक प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। प्रेस के विकास का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। तो प्रेस ने राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया, जन चेतना बढ़ाई और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। ब्रिटिश सैन्य नीति का प्रभाव, भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीयों पर अविश्वास बढ़ा जिससे राष्ट्रीय असंतोष गहरा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, देशी रियासतों में ब्रिटिश नीति। तो अंग्रेजों ने सहायक संधि और विलय नीति द्वारा सियासतों पर नियंत्रण स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, औपनिवेशिक शासन का सामाजिक प्रभाव। तो पाश्चात्य शिक्षा, समाज सुधार आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन हुए किंतु पारस्परिक ढांचे भी प्रभावित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रभाव प्रदान किया था। अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का प्रभाव बताइए। एक समान कानून व्यवस्था बनी परंतु न्याय महंगा और अंग्रेजों के पक्ष में रहा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इस क्लास का महत्वपूर्ण और अंतिम क्लास प्रश्न, 1740 से 1956 तक काल का ऐतिहासिक महत्व है। ये काल भारत में औपनिवेशिक शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता, संविधान निर्माण और राज्यों के पुनर्गठन का निर्णायक युग देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आप तक के लिए हमने इस महामैराथन क्लास को पहुंचाया है और आपके लिए बिल्कुल ये महामैराथन क्लास लाभदायक होगी। तो आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके।
क्लास को लाइक करना मत भूलें। आपके लिए हम हर प्रयास चाहे थर्ड सेमेस्टर के अंदर किया है, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, और इस बार फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर भी आपको 100 में से 100% आपके लिए हेल्पलाइन क्लासेज लाते रहेंगे। और आप पीडीएफ लेने के लिए आपके लिए अंदर जो कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल दे रखा है, या आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर हमारे नंबरों पर या व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं या चैनल ज्वाइन करते हैं, तो वहां से आपको पीडीएफ की अपडेट्स भी मिल जाती है। पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, सारी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। बस आप ले सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर बैक आया हुआ है या किसी को थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, वो भी पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।